देखिए क्लास 10 के अर्थशास्त्र में आज हम लोग को देखना है वैश्वीकरण क्या है। आज हम लोग को वैश्वीकरण के बारे में देखना है। देख लीजिए वैश्वीकरण क्या है। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना तथा उसके बीच समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए क्या होता है। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना तथा उसके बीच में समन्वय स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। अब अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया जाता है वैश्वीकरण में? क्या होता है? विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और उसके बीच में क्या होना चाहिए? उसके बीच में हम लोग को समन्वय स्थापित होना चाहिए। ठीक है ना। अब मान के चलिए कि कोई चीज़ें हैं, हमने उस पर चालू कर दिया, अब बीच में उस पर ध्यान नहीं दिए, वो क्या हो गया? टूट गया, हट गया, चाहे मान लो कि कम पड़ गया। ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको हमेशा स्थापित करने के लिए, इसको हमेशा बनाए रखने के लिए उस पर विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। अब मान के चलिए एक पेड़ है, उसको हम लगा दिए, उस पर ध्यान नहीं दिए, हो सकता है कि वो सूख भी जाए, हो सकता है कि लग भी जाए, हो सकता है कि कोई माल गोरू उसको तोड़ दे। तो उस पर ध्यान रखेंगे तब उसका सुरक्षा हो पाएगा, तब वो आगे की तरफ क्या हो पाएगा? चल पाएगा। ना कि यह क्या हो पाएगा? ना कि वह अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, उस पर समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, तो आने वाला समय वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। जल्दी से नोट करो। अगर आप लोग जैसे में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे में। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े औद्योगिक लिखा गया है। बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े क्या होता है? बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी औद्योगिक, हाँ, बड़ी बड़ी औद्योगिक या कारखाना स्थापित करना। यानी करने का मतलब अगर यहाँ पे बड़ा बड़ा, जैसे मान के चलिए मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का अगर मान के चलिए कि अगर कारखाना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग को उसका भारत में ज़रूरत है, अन्य जगह पर भी उसका ज़रूरत हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि विश्व लेवल की बात की जाए, कोको कोला की एक बात किया गया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई थी, तो कोको कोला एक जगह पर, लेकिन बिका सब जगह जाता है, तो वह सभी देशों से समन्वय अपना स्थापित किया हुआ है। तब क्या होता है? वह सभी जगहों पर बेचा जाता है, ना कि उनको एक जगह पर रखा जाता है या एक जगह पर बेचा जाता है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है उदारीकरण। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिखिए जल्दी से।
यहाँ पर बताया गया है उदारीकरण और निजीकरण इन दोनों को सरकार द्वारा 1991 ईस्वी में नीति बना। बताया गया उदारीकरण किससे कहते हैं? उदारीकरण किससे कहते हैं? सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क या सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों या तथा प्रतिबंध जैसे लाइसेंस 10-20 मिनट बाद आगे चाहे अनावश्यक तथा प्रतिबंध है, जैसे लाइसेंस, कोटा, यह आपको बताया गया है। लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है, आदि को 150 रुपया हटाना है। उदारीकरण किससे कहते हैं? सरकार द्वारा लाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंध है, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना होता है। इसी को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। यानी उदारीकरण का मतलब होता है अगर कोई समस्या में हम लोग सरकार जुझा के रखी है उसको हटा देना, जैसे लाइसेंस का जिम्मेवारी, कोटा का जिम्मेवारी, ये सब जिम्मेवारियाँ होता है। और ये क्या करता है, उस पर हम लोग को प्रेशर रहता है। तो सरकार द्वारा इस नीति को 1991 ईस्वी में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 1991 ईस्वी में क्या कर दिया गया? इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया था? 1991 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। अब उसके बाद बताया गया था निजीकरण, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आप लोग को बताते हैं निजीकरण के बारे में। निजीकरण किससे कहते हैं? वैसा औद्योगिक या उद्यमी जो
कहीं किसी भी जगह लगाने के लिए स्वतंत्र हो तथा अपने अनुसार कार्य को किया जाए। अपने अनुसार कार्य को क्या किया जाए, ठीक है ना। इस पर सरकार का कोई प्रतिबंध न उसे निजीकरण कहते। यानी कहने का मतलब निजीकरण का मतलब होता है कि इस पर सरकार को किसी प्रकार से कोई क्या रहता है, बैन या मान लीजिए क्या रहता है, प्रेशर दबाव नहीं रहता है। क्या बताया गया फिर से समझिएगा। निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है कि हम अपना काम को कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सके, इसमें सरकार का कोई का हो दबाव प्रेशर का हो न हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजीकरण कहते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ बताया गया है व्यवसायीकरण का प्रमुख अंग। कौन सा अंग है? प्रमुख अंग है। क्या है प्रमुख अंग? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक नंबर है व्यवसाय। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। व्यवसायीकरण के प्रमुख अंग में हमने एक लिया व्यवसाय और व्यापार में अवरोध की कमी। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब दो देशों के बीच वस्तु को बिना बेरोक टोक के आदान प्रदान किया जाता है तथा कोई भी वस्तु दोनों देशों के बीच, दोनों देशों में, कोई भी वस्तु किसी भी देश में
बेचा जा सके, इसके बदले कोई शुल्क ना लगे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, लगे। आप लोग आज पता चलता है कि अब अगर हम लोग कहीं भी किसी वस्तु को लेन देन करते हैं, बेचते हैं, तो जीएसटी बनाना पड़ता है। अगर जीएसटी बनता है तो हम लोग को पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है। चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, जब हम लोग सीमा को पार करते हैं तो वहाँ पर सीमा जाने के बाद वहाँ पे क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। वैसे एक देश से दूसरे देश में जाने पर कोई सामान, जैसे मान लो कि चावल हुआ, गेहूँ हुआ, आटा हुआ, या अपना किसी भी सामान को दूसरे देश में भेजते हैं तो टैक्स लगता है। अगर ऐसा टैक्स ना लगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर आसानी से अपना वस्तु सामान को क्या कर सकता है, बेच सकता है, और क्या कर सकता है, अपना लाभ कमा सकता है। अगर वह व्यक्ति पकड़ रहेगा, आर्थिक बोझ रहेगा, उनका मतलब बोझ का मतलब क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा उस पर क्या किया जाएगा, बोझ डाल दिया जाएगा। जैसे टैक्स चाहिए हमको कमीशन चाहिए, या आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, तो उस समय में समस्या होने लगती है और कोई अपना वस्तु को कहीं भी क्या कर सकता है, नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र है तो अपना वस्तु को कहीं भी ले जाकर क्या कर सकता है, बेच सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, तो उससे टैक्स वसूलता है। भाई 20-20 रुपया, 50-50 रुपया दो, ठीक है। नगर पालिका अपना क्या करता है, टैक्स वसूलता है, और टैक्स वसूल के क्या करता है, रखता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, हम लोग के दिमाग में रहता है कि ना भाई हम लोग को क्या करना है, टैक्स देना है। इस प्रकार के अगर टैक्सों से मुक्त हम लोग रहें तो हम लोग अपना व्यापार आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यापार या व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग नोट कर लीजिए। ओके ना, कितना समझ गया। अब यहाँ पे देखना है आप लोग को, इसका दूसरा क्या देखना है, पूंजी का निर्वाह, पूंजी का निर्वाह प्रवाह। अब देखिए ये क्या है, जब भारतीय मुद्रा विदेश में जाती है तो उसे आसानी से पूंजी पूंजी निवेश करते हैं। उसी प्रकार अगर विदेशी पूंजी भारत में आए तो उसको भी निवेश करने में कोई दिक्कत ना
तो अब आप लोग ध्यान रखना है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। जब भारतीय मुद्रा विदेश में जाती है तो उससे आसानी से पूंजी निवेश करते हैं। उसी प्रकार अगर विदेशी पूंजी भारत में आए तो उसको भी निवेश करने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कहने का मतलब बताया गया है कि अगर विदेशी पूंजी हम लोग के यहाँ आता है, पैसा के बात आप लोग देखे हैं, विदेशी पैसा हम लोग के यहाँ नहीं चलता है, हम लोग के यहाँ विदेश में पैसा नहीं चलता है। तो मान के चलो कि अगर विदेशी व्यक्ति कोई आया है, हम लोग वहाँ पे गए हैं सामान खरीदने के लिए, यहाँ से पैसा लग गया है तो वहाँ पर चलवे ना करेगा, उनको सामान मिलेगा नहीं मिलेगा। नेपाल वाला पैसा हम लोग लेके चले आए यहाँ, उससे सामान मिलता है नहीं मिलता है, कोई नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं लेता है? इसलिए लोग नहीं लेता है, भाई नेपाल का पैसा यहाँ पे नहीं चलेगा, हम नहीं लेंगे। लेकिन विदेश का पैसा जो आता है, अमेरिका का आता है या अन्य देश का आता है, तो अपना क्या बहुत सारे ऐसे लोग सुनार हैं, चाहे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉलर के हिसाब से लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अपना भी पैसा जाए तो दूसरा देश में चल जाए, और दूसरा देश के भी आए तो हम लोग पूंजी का निवेश कर सकें, ताकि हम लोग को कोई भी कार्य करने में दिक्कत ना हो। पूंजी का निवेश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। या तो एग्जेक्टिव बनवा ही के पड़े, छुट्टी थोड़ी करवाए। अब उसके बाद का है औद्योगिकी। लिखा गया है औद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। ये हम लोग का तीसरा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसा वातावरण कायम रखना है कि उद्योग का प्रवाह बिना बाधा के हो सके, बिना बाधा के हो सके तथा इसको प्रवाह करने में किसी भी तरह का प्रतिबंध न लगे, किसी भी तरह का प्रतिबंध न लगे। तो अब आपको ध्यान रखना है औद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, वैसा वातावरण कायम रखना है कि औद्योगिकी का प्रवाह बिना बाधा के हो सके तथा इसके प्रवाह करने में किसी भी तरह का प्रतिबंध न लगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये हम लोग का तीसरा है, ठीक है ना। क्या लिखा गया है? औद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, यानी किसी भी तरह का उस पर निबंध नहीं लगाया जाता हो, ऐसे ही उसको क्या किया जाता है, लिया जाता हो, दिया जाता हो, लिया जाता हो, क्या किया जाता हो, दिया जाता हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और भी है श्रम परिवाह, जल्दी से देखिए, हो गया।
श्रम का निर्बाध प्रवाह। अब ध्यान रखिए, आप लोग क्या लिखेंगे? श्रम का निर्बाध परिवाह का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसा वातावरण जिसके द्वारा किसी भी देश में आसानी से मजदूर द्वारा काम या श्रम किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम निर्बाध का प्रवाह। हम लोग किसी भी जगह पर जाके किसी भी प्रकार के हम लोग के ऊपर प्रतिबंध ना लगे, हम लोग कहीं भी जाके आसानी से क्या कर ले? खट ले। किसी भी तरह से हम लोग जाके क्या कर ले? खट ले। तो माना कर जाके किसी भी तरह से हम लोग क्या कर ले? अब यहाँ पे इसका व्यवस्थीकरण के प्रमुख अंग में एक पांचवा है। आप लोग पांचवा का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। देखिए क्या होता है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता में। आप लोग को ध्यान रखना है क्या है? पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता आज वैश्वीकरण के लिए आवश्यक आज भी विकसित देश में निवेश या श्रम के लिए रास्ता उतना सुगम नहीं है जितना होना चाहिए, जिसे आम जनता या अविकसित देशों को इसका हानि भुगतना पड़ता है। इसका हानि क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। अब आप लोग से बता दें, सुनिए, ये कहने का मतलब क्या है? पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता में बहुत सारे ऐसे अभी भी देश है जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं और वहाँ पर हम लोग निवेश के लिए जाते हैं तो हम लोग को अधिक डिमांड किया जाता है, अधिक प्रकार से टर्चर की जाती है।
बहुत सारे ऐसे अब देश हो गए हैं जहाँ पे अगर आपको जाना है तो पासपोर्ट के साथ में आप कम से कम मैट्रिक पढ़े हैं। अगर मैट्रिक नहीं पढ़े तो आपका विदेश नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह पर है कि आप अगर अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस देश में, उस कंट्री में आप नहीं जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वह पूर्ण रूप से विकसित है। जैसे हम आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा स्कूल में जाइएगा तो वह कुछ टिम टाम नहीं करेगा, तुरंत एडमिशन कर लेगा। लेकिन एक बड़ा स्कूल में जाइएगा तो वो क्या करेगा, 20-25 हज़ार का आपका एडमिशन का एक पर्ची थमा देगा, ठीक है ना। होगा कुछ नहीं, उसमें भी पढ़ाई होगा, उसमें भी पढ़ाई होगा। अंतर यही है कि जो बढ़िया स्कूल होगा उसमें फैसिलिटी होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, एसी होगा, ठीक है ना। परंतु एक सिंपल सा स्कूल होगा उसमें उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें भी पंखा होगा, उसमें भी क्या होगा, चापाकल होगा, उसमें भी शौचालय वगैरह की व्यवस्था होगा, लेकिन वह उतना नहीं होगा, वो क्या है उतना है। इसलिए क्या किया जाता है, उसमें पैसा का किया जाता है अधिक लिया जाता है, और किसी में पैसा का किया जाता है कम लिया जाता है। अब ऐसा बात नहीं है कि 12 वाला जो स्कूल है ए से मान ली कि अगर हम लोग को लेटर पढ़ाना है तो वो ए से शुरू नहीं करेगा। वही 12 वाला जो छोटा वाला स्कूल है उसको भी अगर हम लोग लेके चलते हैं तो उसको भी अगर वो भी पढ़ाता है अगर लेटर के बारे में तो वो भी ऐसे शुरू करेगा। अलग से तो कोई शुरू करेगा नहीं, लेकिन अंतर क्या है उसका रखने का, हाई फाई जिनके पास पैसा होता है थोड़ा सा अच्छा मान लीजिए क्वालिटी का कपड़ा पहनते हैं, कंपनी के कपड़ा पहनते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं रहता है वह सिंपल कंपनी के कपड़ा पहन के चलते, पहनते दोनों हैं। तो अंतर यही है कि जो विकसित हो चुका है तो वो चाहता है कि हम अपना दबदबा बना के रखें। इसलिए विकसित देशों में जाने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अभी भी दिक्कत की सामना या मशक्क़त करनी पड़ती है कि हम लोग वहाँ पर जाएँ और जाकर वहाँ पर क्या करें, हम लोग कार्य को करें। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।